सनम अपनी डांस प्रैक्टिस करने लगी क्योंकि अब उनके राज्य स्तर में प्रतियोगिता होने वाली थी जिसमें सनम को किसी भी तरह जीतकर नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेना था। और उसके बाद तो वो रुकने वाली ही नहीं थी, उसे बेस्ट डांसर जो बनना था। वक्त गुजर रहा था, सुबह से शाम हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स अकेडमी की बिल्डिंग में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी अकेडमी के बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियां तेजी से आकर रुकी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न की आवाज काफी जोर से आ रही थी जिससे बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोगों ने अपने कान पर हाथ रख दिए। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ उन गाड़ियों की तरफ गया। वो कंफ्यूज्ड हो गया कि कौन सी गाड़ी के पास जाए क्योंकि यहाँ लगातार 4 गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हॉर्न बजा रही थी। गार्ड परेशान होकर पहली वाली कार की तरफ गया। उसने विंडो को नॉक किया तो आगे का कांच नीचे हुआ। उसमें एक गार्ड बैठा हुआ था। उसने सिक्योरिटी वाले को देखकर बोला, ओपन द डोर। सिक्योरिटी वाला बोला, आप लोग हैं कौन और ऐसे कैसे आप सबको बिल्डिंग के अंदर जाने दूं? मेरी नौकरी का सवाल है। गार्ड बोला, नौकरी की फिक्र है और जान की नहीं। सिंह ग्रुप एंड कंपनी के सीईओ आए हैं। अब बोल क्या करेगा तू, क्योंकि तुझे तो पता ही होगा कि कितने खतरनाक इंसान है वो। उनको गुस्सा दिलाना जान को खतरे में डालने जैसा ही है। गार्ड की बात सुनकर सिक्योरिटी वाला डर गया। पूरा देश जानता है कि सिंह ग्रुप एंड कंपनी के सीईओ अधीर सिंह राजपूत कितना गुस्सैल आदमी है और काफी रहस्यमय भी है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है पर वो है बड़ा खतरनाक, बिल्कुल अपने पिता और कंपनी के प्रेसिडेंट अक्ष सिंह राजपूत की तरह। इन दोनों बाप बेटे से कोई पंगा नहीं लेता और बिजनेस में इनका कोई होड़ ही नहीं है। गार्ड की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वाला वहां से भाग गया और उसने जल्दी से बिल्डिंग का गेट खोला और लगातार 4 गाड़ियां बड़ी स्पीड से अंदर प्रवेश कर गई और ठीक बिल्डिंग के आगे आकर रुक गई। अभी तक सभी स्टूडेंट्स बाहर आकर जम गए थे कि हो क्या रहा है, इतना शोर किस बात का है। स्टूडेंट्स की भीड़ में सनम भी शामिल थी। वो सबसे पीछे खड़ी थी। उसके पास रिदा भी खड़ी थी और वो दोनों भी हैरानी से अपने सामने खड़ी बड़ी और लग्जूरियस गाड़ियों को देख रही थी। सभी गाड़ियों में से गार्ड्स बाहर निकले और लाइन से सर झुकाकर खड़े हो गए। अकेडमी के मालिक मिस्टर गुप्ता भी तेजी से बाहर आए और बच्चों के आगे खड़े होकर परेशानी से उन गाड़ियों की तरफ देखने लगे। एक गार्ड आगे आया और उसने सबसे पहले वाली गाड़ी के डोर को थोड़ा घबराते हुए खोला। सब लोग एक टक उस तरफ देखने लगे कि इसमें से कौन निकलेगा। सनम भी गाड़ी के डोर की तरफ ही देख रही थी। तभी उसमें से एक आदमी ने अपना एक पैर बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। उसके काले शाइन करते जूते दिखाई दे रहे थे। उस आदमी ने अपना दूसरा पैर भी जमीन पर रख दिया और बड़ी स्टाइल से और उतने ही रौब से वो गाड़ी से बाहर निकल आया। सब लोग उसे देखते ही रह गए। उनके सामने एक हैंडसम और आकर्षक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपनी काली गहरी आंखों से न जाने किसे ढूंढ रहा था। अधीर काले 3 पीस सूट पहने हुए खड़ा सभी स्टूडेंट्स की तरफ अपनी बेकरार नजरों से देख रहा था। क्या पता उसे उसका चांद कहीं नजर आ जाए। उसके बाल जेल से सेट थे और हाथों में महंगी घड़ी पहनी हुई थी और दोनों हाथ उसने पैंट की जेब में डाल रखे थे। उसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। वो एक बार उस लड़की को देखना चाहता था ताकि फिर वो उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। सनम एक टक अधीर को देख रही थी। जब से उसने अधीर को देखा है तब से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है। न जाने क्यों पर उसे अधीर का ऑरा डरावना लग रहा है। उसे उससे जाना पहचाना एहसास हो रहा है। सब कुछ बहुत अजीब सा और बेचैनी भरा लग रहा था। अधीर को देखते ही मिस्टर गुप्ता को पसीना पसीना आने लगा। उन्हें पता था ये आदमी अपने बाप से भी ज्यादा खौफनाक है। पता नहीं ये इतना रहस्यमय क्यों है और आज यहाँ क्यों आया है। मिस्टर गुप्ता ने गहरी सांस ली और तेजी से अधीर के सामने जाकर खड़े होकर उसे ग्रीट करते हुए बोले, वेलकम मिस्टर अधीर। अधीर ने उसकी तरफ देखे बिना अपनी भारी आवाज में बस इतना ही कहा कि आई वांट दिस अकेडमी राइट नाउ। अधीर की बात सुनकर मिस्टर गुप्ता दंग रह गए और एक टक अधीर के चेहरे को देखने लगे जिस पर कोई भाव नहीं था। मिस्टर गुप्ता ने हिम्मत की और कहा, मिस्टर अधीर क्या मुझसे सुनने में कुछ गलती हुई है या आपने जो कहा है वो सच है। अधीर को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उसके हाव भाव भापकर उसका गार्ड आगे आया और बोला, तुम्हें सुनने में दिक्कत है उससे हमें कोई मतलब नहीं है पर मिस्टर बॉस उस अकेडमी को खरीदना चाहते हैं। ये उनका आखिरी फैसला है, समझे। मिस्टर गुप्ता बोले, पर मैं अपनी अकेडमी नहीं बेचना चाहता हूँ, प्लीज। अधीर ने अपनी तेज और जुनूनी निगाहों से गुप्ता की तरफ देखा और बड़े डरावने तरीके से बोला, अगर तू गायब नहीं होना चाहता है तो ये अकेडमी मुझे सौंप दे। अधीर के चेहरे को देखकर गुप्ता डर गया। उसे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी थी इसलिए उसने अपना सर झुका लिया और अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई जिसे उसने जल्दी से गायब भी कर दिया। स्टूडेंट्स को उन दोनों के बीच हुई बातचीत सुनाई नहीं दी पर सब लोगों ने गौर से देख रहे थे। कई लड़कियां तो अधीर की कायल हो गई थी। उसे अपनी लालसा भरी निगाहों से देख रही थी पर अधीर की जुनूनी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी जो उसे अभी तक मिली नहीं थी। अधीर उसके लिए बेताब हुआ जा रहा था। आखिर वो है कहाँ जिसके लिए वो यहाँ तक आया है। अधीर ने अपने गार्ड को इशारा किया तो वो आगे आया और सभी स्टूडेंट्स को देखकर बोला, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि आज से आपकी अकेडमी के मालिक और कोई नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कंपनी सिंह ग्रुप एंड कंपनी के सीईओ मिस्टर अधीर सिंह राजपूत है जिन्होंने आज से ही इस अकेडमी को टेक ओवर कर लिया है और आज से यहाँ पर इनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे जिन्हें सबको बिना कोई बहस किए चुपचाप मानना पड़ेगा। गार्ड की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स चौंक गए पर कुछ ही देर में वहाँ जोरदार तालियां बजने लगी। अब ऐसा हैंडसम और आकर्षक मालिक के लिए कौन मना करेगा। लड़कियां तो अधीर को देख देखकर आहें भर रही थी। उन्हें इतना हैंडसम मालिक जो मिल गया है। सनम और रिदा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। सनम ने गौर से अधीर को देखा पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था ये है कौन। सनम ने गहरी सांस ली और धीरे स्वर में बोली, पैसा ज्यादा है अब करे तो क्या करे, क्या इसलिए चले आए छोटी छोटी अकेडमियों को खरीदने के लिए। खैर हमें इनसे क्या मतलब, मालिक कोई भी हो बस मेरा डांस चलता रहे। रिदा बोली, सही कह रही हो तुम पर यार इसे देखो ना कि कितना हैंडसम है। सनम ने कहा, मुझे तो बड़ा डरावना लग रहा है। तुमने देखा इतनी देर में एक बार भी इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आई क्या। ऐसे अकड़ू और खड़ूस लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। चलो रिदा इनका तो चलता रहेगा, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। रिदा बोली, हाँ चलो। सनम मुड़ी और वहां से जाने लगी। तभी अधीर की नजर उस पर पड़ गई क्योंकि भीड़ में सब लोग तो उसकी तरफ ही देख रहे थे पर एक वही लड़की थी जो उसके सामने पीट करके खड़ी थी और वहां से जा रही थी। अधीर का दिल धक धक करने लगा। उसकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ने लगी। सनम उससे दूर जाती जा रही थी। अधीर उसके पूरे बाल देख रहा था जो हवा में लहरा रहे थे। अधीर से रहा नहीं गया और वो जोर से अपनी दमदार आवाज में बोला, रुको हिलना मत वहां से। अधीर की तेज आवाज सुनकर सब लोग दंग रह गए। वहीं सनम के कदम वहीं ठहर गए। उसका दिल भी धक धक करने लगा। रिदा अधीर को हैरानी से देखने लगी कि उसने सनम को क्यों रोका। अधीर ने सभी स्टूडेंट्स को साइड में हटने का इशारा किया और जुनून से सनम की पीठ को देखने लगा। सभी स्टूडेंट्स एक तरफ हो गए और बीच में सनम खड़ी थी जिसकी पीठ अधीर के सामने थी। अधीर के चेहरे पर कातिल और डरावनी मुस्कान आ गई और वो अपने जुनून से उसकी तरफ बढ़ने लगा। सनम घबराने लगी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अधीर तेजी से उसके पास बढ़ने लगा और ठीक उसके पीछे खड़ा होकर अपनी नशीली आंखों से उसके बालों को देखने लगा। सनम को अधीर की महक आ रही थी जो काफी आकर्षक थी। मतलब अब वो उसके बिल्कुल पास में खड़ा है। वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अधीर ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और नशे से पर उतने ही डरावने तरीके से बोला, चांद के दीदार के लिए मैं तो यहाँ तक आया हूँ और वही मुझे पीठ दिखाकर कहीं भाग रही है, नॉट फेयर।
अधीर की आवाज़ सुनकर ही सनम के बदन में सिरहन दौड़ गई। उसे अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी को और कस लिया। अधीर की नज़र उसकी मुट्ठी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी आकर्षक आवाज़ में बोला, सनम तनेजा। अधीर के मुंह से अपना नाम सुनकर सनम हैरान रह गई। उसका दिल अब उसके बस में नहीं था। रिदा और बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरानी से अधीर और सनम को देख रहे थे। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर अपनी जुनूनी निगाहों से अपने चांद यानी सनम को पीछे से देख रहा था और सनम को उसके पास होने से अजीब सा महसूस हो रहा था। अधीर उसके लिए अनजान होते हुए भी अनजान नहीं लग रहा था। सनम काफी देर तक यूं ही खड़ी रही और अधीर भी सच्ची शिद्दत से उसे देखकर रहा, पर अचानक से उसने सनम का हाथ पकड़ लिया। सनम के बदन में करंट दौड़ गया। वो तेज तेज सांस लेने लगी। सनम का हाथ पकड़ते ही अधीर बेकाबू हो रहा था। वो अपने इस कठोर दिल को संभाल नहीं पा रहा था जो जोरों से धड़क रहा था। उसने पहली बार आज किसी अनजान लड़की को छुआ था। इससे पहले उसने निधि, अधीक्षा और जीवी के अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था, लेकिन आज उसने इस लड़की को न सिर्फ देखा है बल्कि छुआ भी है और उसे यूं ही जिंदगी भर छूना चाहता था। अधीर से अब रहा नहीं गया और उसने एक झटके में सनम को अपनी तरफ घुमा दिया। सनम के बाल हवा में लहराकर उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिससे अधीर और बेचैन हो रहा था। सनम अपने बालों में से अपने सामने खड़े इंसान को खामोशी से देख रही थी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जिसे सहन कर पाना आसान नहीं था। अधीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नशे से उसे देखते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को एक तरफ कर दिया और अब अधीर के सामने था उसकी चांद का खूबसूरत और हसीन चेहरा, जिसे देखकर अधीर दीवाना सा हो गया। उसने ऐसी खूबसूरती, ऐसे नैन नक्श अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। वहीं उसकी नजरों से सनम को भी डर लग रहा था और काफी अलग एहसास भी हो रहा था। वो अपनी नीली आंखों से एक टक अधीर को देख रही थी। अधीर ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब जाने लगा। सनम घबरा गई और पीछे हटने लगी। तभी अधीर एक टक जुनून से उसकी आंखों में देखते हुए जोर से बोला, सबके सब यहाँ से चले जाओ, एक भी यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए सिवाय सनम तनेजा और अधीर सिंह राजपूत के। अधीर की तेज आवाज सुनकर सब लोग सहम गए थे। गार्ड ने सभी स्टूडेंट्स और गुप्ता को बिल्डिंग के अंदर भेज दिया। सब लोग चुपचाप चले गए। अधीर से किसी को पंगा नहीं लेना था। राज अधीर को गुस्से से घूरता हुआ अंदर चला गया और रिदा सनम के लिए परेशान थी, पर चुपचाप उसे भी अंदर जाना पड़ा। अधीर के सभी आदमी भी वहां से चले गए और अब वहां पर तेज हवाओं के बीच अधीर और सनम खड़े हुए एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे। अधीर की आंखों में जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था, वहीं सनम की आंखों में उसके प्रति डर और अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अधीर ने सनम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी दीवानगी भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जब मैं सामने हूँ तो पीछे नहीं हट सकती तुम सनम। अधीर का एक एक शब्द सनम के अंग अंग में सिरहन पैदा कर रहा था। वो बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। वो घबराने लगी। उसने अपने हाथ उससे छुड़ा लिए और उसे हैरानी से देखने लगी। तभी अधीर उसके और पास आया और कसकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ को उसके चेहरे के पास ले गया। अधीर के सर पर जुनून सवार हो गया और वो दीवानगी से बोला, हाँ बोलो, जल्दी से कुछ बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू हियर यू। न जाने कब से बेताब है ये नजरें तेरे दीदार को, कब से बेचैन है ये कान तेरी एक आवाज सुनने को। बोलो सनम। सनम हड़बड़ाकर बोली, मुझे छोड़िए। सनम के मुंह से पहली बार कुछ सुनकर अधीर को बहुत सुकून मिल गया था, पर जब उसने सुना कि वो उसे छोड़ने के लिए बोल रही है तो अधीर के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसने कसकर सनम का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अब नहीं छूट पाओगी, इतना आसान नहीं है, खुद से चलकर आई हूँ मेरी जिंदगी में और अब मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। सनम उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल गई। उसने अपना थूक गटका और बोली, कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं शायद वो कोई और है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ। सनम की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। अधीर ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो सनम की आंखें अपने आप बंद हो गई, जिस्म में तरंग दौड़ गई। अधीर उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर डरावने तरीके से बोला, चांद की तलाश थी, चांद मिल गया और अब इसे अपना बना लूंगा अपनी जिंदगी में रोशनी के लिए। सनम अपने मन में बोली, ओह गॉड, ये सब हो क्या रहा है? कहीं आदमी सन की तो नहीं आ रहा? लगता है ये किसी को शिद्दत से ढूंढ रहा होगा और मुझे इसने गलत समझ लिया है। मुझे नहीं फंसना किसी मुसीबत में। कैसे छुड़ाऊं खुद को इससे? कितना जोर से हाथ पकड़कर खड़ा है और आंखें तो देखो कितनी गहरी है, जिसमें न जाने क्या क्या समेट कर रखा हुआ है। यार ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं पक्का कह रही हूँ कि ये आदमी सन की है और किसी को ढूंढ रहा है। मैं फालतू में इन दोनों के बीच में आ गई। शायद उसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी जिसे ये ढूंढ रहा है। मुझे तो इनसे डर लग रहा है। कैसे बचूं यार? सनम अपने मन में बोली जा रही थी, वहीं अधीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। सनम को अब जाकर राहत मिली। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अधीर ने उसके चेहरे को देखा और आकर्षक तरीके से बोला, जाओ, पर याद रखना मेरी तलाश तुम पर आकर खत्म हो चुकी है, अब तो बस हासिल करने की देरी है। सनम ने आओ देखा ना था, तेजी से वहां से भाग गई। अधीर उसे भागते हुए देख रहा था। सनम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो दोनों की नजरें आपस में मिल गईं, जिससे सनम सिहर उठी और तेजी से बिल्डिंग के अंदर चली गई। अधीर भी वहां से तेजी से चला गया। सनम भागती हुई अंदर आई, जहां सब लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। लड़कियां उसे नफरत से देख रही थी। उसी की वजह से उस हैंडसम आदमी ने बाकी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। राज तेजी से उसके पास आया और गुस्से से बोला, क्या बात हो रही थी तुम दोनों के बीच? तुम कैसे जानती हो उसको? सनम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सामने खड़ी रिदा का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। राज को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अधीर से जलन हो रही थी क्योंकि उसने सनम की तरफ देखा और न जाने उससे क्या बात की। राज भी गुस्से में वहां से चला गया। अधीर अपनी कार में पीछे की सीट पर आराम से सर टिकाकर बैठा हुआ सनम के चेहरे को याद कर रहा था। अधीर के ऊपर नशा चढ़ चुका था। उसे सनम हमेशा के लिए अपने पास चाहिए थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका चांद इतना ज्यादा खूबसूरत निकलेगा जिसे देखने से ही जिंदगी में बाहर आ जाए। तो जब उसे हासिल किया जाएगा तो सब कुछ कितना खूबसूरत और हसीन होगा। अधीर अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, फादर बॉस। अधीर ने तुरंत कॉल अटेंड किया तो सामने से अक्ष बोला, वो कहाँ आजकल? अधीर ने अपने नशे में चूर होकर कहा, तलाश खत्म हुई फादर बॉस। अधीर की बात सुनकर अक्ष के चेहरे पर भी कातिल मुस्कान आ गई और वो गर्व से बोला, तो अब किसी भी कीमत पर पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी हो जाए उसे हासिल करके रहना। आसानी से मान जाए तो ठीक है, वरना हम माफिया क्या कर सकते हैं तुम जानते ही हो ना अधीर। जो तुम्हारा है उसे तुम्हारे पास होना चाहिए, उसे छीन लो, सबसे दूर कर लाओ, सबसे दूर ले जाओ अपनी दुनिया में, कहीं पर खुद से दूर कभी मत होने देना। अक्ष की बात सुनकर अधीर की डरावनी मुस्कान और कातिल बन गई। उसके सर पर सनम को पाने का जुनून सवार हो गया और अब वो उसे हासिल करके ही दम लेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो करेगा। अक्ष ने कहा, अधीर ये सब तो ठीक है, पर निधि तुम्हें बुला रही है, आज तुम्हें बीस्ट हेवन जाना होगा और मेरी बात ध्यान से सुनो। अधीर ने कहा, मुझे पता है कि वो अभिनव इंडिया आया हुआ है और इस वक्त वो बीस्ट हेवन में ही है और मम्मा को डर है कि मैं उससे लड़ाई करूंगा। तो हाँ, करूंगा ही, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो।
आई हेट हिम। मैं बीस्ट हेवन नहीं जा रहा, वरना वो मुझे वहां दिख जाएगा और मैं कुछ बुरा कर दूंगा उसके साथ। अक्ष ने कहा, इतना गुस्सा और नफरत सही नहीं है, किसी के बारे में मत सोचो। बट व्हाट अबाउट निधि? उसकी कोई गलती नहीं है, तुम उससे दूरी मत बनाओ। अधीर ने कहा, मुझे मेरी माँ से ही मतलब है, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जब तक वो आदमी बीस्ट हेवन में है मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर तबाही ही खड़ी होगी बीस्ट हेवन में, सोच लीजिए आप। अक्ष ने कहा, अभी कंपनी आओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। अधीर बोला, ओके फादर बॉस। इतना कहकर अक्ष ने कॉल कट कर दिया और अपने कैबिन में अपनी चेयर पर सर टिकाकर बैठते हुए कुछ सोचने लगा। वहीं अधीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, उस अभिनव की वजह से ही मैं अपनी माँ से मिल नहीं पा रहा हूँ। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।